जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं BSKG बुक 178 बुक के चैप्टर नंबर 14 के बारे में। 13 चैप्टर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप इग्नो से जुड़े जितने सब्जेक्ट हैं उनके A to Z क्वेश्चन आंसर और पूरा बुक कवरेज का क्वेश्चन आंसर की मदद से बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। बुक बिल्कुल आसान है, एकदम आसान तरीके से समझाई गई है, वो भी प्योर क्या है क्वेश्चन आंसर की मदद से। और अगर मैंने जो आंसर क्वेश्चन करवा रहा हूँ अगर वो आप कर लेंगे तो आप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होगा उसमें हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 14 का बारे में, जो कि है शासकीय व सामाजिक न्याय सभाएँ, राजकीय न्यायालय, धर्म स्थानीय, कंटक शोधन, अर्थशास्त्र, प्रतिष्ठा, अप्रकाश, चोरों से रक्षा, व्यापारियों से रक्षा, भ्रष्ट अधिकारियों से रक्षा। तो इसमें क्या है कि जो शासकीय सामाजिक न्याय सभाएं हैं ना, वो उनके बारे में चर्चा की गई है, जो क्या है किस किस से रिलेट करते हैं, धर्म स्थानीय से, कंटक शोधन से, अप्रकाश, चोरों से, व्यापारियों से, अधिकारियों से। तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो जो प्राचीन भारत में है वो न्याय परंपरा कैसी थी इसके बारे में पढ़ेंगे। जो न्यायिक व्यवस्था का संचालन है वो कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य ने प्राचीन न्याय व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित किया इसके बारे में पढ़ेंगे। न्याय प्रक्रिया में किन किन अधिकारियों की क्या क्या भूमिका थी तथा किस नाम से वो जाने जाते थे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो न्याय सभाएं हैं, जो शासकीय और सामाजिक संस्था है, उनके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे क्वेश्चन आंसर की मदद से। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैप्टर का हर क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है। तो इस इकाई में क्या क्या पढ़ेंगे वो इसका डिटेल परिचय दिया गया है चैप्टर नंबर 14 के बारे में। हम जानते हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं, जो कि है प्राचीन भारत में न्यायिक सभाएं, शासकीय व सामाजिक न्याय सभाएं हैं। तो हमें क्या जानना है, न्याय सभाएं, शासकीय व सामाजिक न्याय सभाएं के बारे में हम जानेंगे। प्राचीन भारतीय समाज में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार की परंपराएं, सामाजिक मानदंड, प्रथाएं और विधि विधान विकसित हुए, जिन्हें बाद में धर्म, विधि, कानून के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। इन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत न्याय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार की न्याय संस्थाएं, जो कि हैं न्याय सभाएं बोली गई हैं, अस्तित्व में आई। तो इसके बाद में क्या है, जो विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक मापदंड हैं, जो हमारे समाज में प्रथाएं हैं, जो हम मान में चलते हैं, चाल चलन में जो चीज़ें चलती हैं, जो बाद में धीरे धीरे क्या चेंज होते गए, विकसित होते हुए, उसमें क्या है धर्म में, विधि और कानून के रूप में इन्हें बाद में क्या है एक रूल बना दिया गया, कानून प्रदान कर दिया गया। जो उसको बाद में क्या बोल दिया गया, न्यायिक संस्थाएं जो इसे कंट्रोल करती थी उसको क्या बोला, न्यायिक संस्थाएं। वैदिक काल में सभा शब्द का प्रयोग विशेष रूप से न्याय संबंधी कार्यों के लिए होने लगा। यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में सभा केवल चर्चा और निर्णय का स्थान थी, परंतु बाद में समय के साथ यह न्यायिक संस्था का रूप ले चुकी थी। सभा के कार्यों में क्या था, विवादों पर निर्णय लेती थी, नीति का निर्धारण करती थी, प्रशासनिक सलाह देती थी, राजा की नियुक्ति और उसे हटाने जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर इसमें काम करती थी। राज्यों के विस्तार और साम्राज्य निर्माण के साथ साथ राजा के लिए सभी मामलों का समय निस्तारण करना संभव न रहा। जैसे जैसे समय आया, ये न्यायिक सभाएं हो गई, सभा समिति हो गई, इनके आने के बाद क्या हुआ, राजा पहले क्या था, अकेला किसी चीज़ पर फैसला दे देता था, परंतु समय के साथ क्या हुआ, वह अकेला फैसला देना संभव नहीं रहा। इसलिए न्यायिक कार्यों में सहायता हेतु मंत्री परिषद, अमात्य, जो इससे मंत्री परिषद के अधिकारी होते हैं, जो बाद में जाकर मंत्री परिषद का हिस्सा बनते हैं, पुरोहित, सलाहकार, समितियां और कई प्रकार के न्यायिक सभाएं संगठित की गई। कार्य सुविधा विषय वस्तु के आधार पर न्याय सभाएं दो भागों में विभाजित की गई। पहला है शासकीय न्यायिक सभाएं, जो कि है राज्य न्यायिक सभा के बारे में बात इसका जिक्र करेंगे। जो शासक है उसकी न्यायिक सभाएं कैसी थी, ये सभा सीधे राजा के आदेश और नियंत्रण में कार्य करती थी। जैसे कि मैंने बोला, शासकीय जो शासक है मतलब कौन हो गया, राजा हो गया हमारा, उसकी न्यायिक सभाएं, जो उसका न्यायालय है, वो जो राजकीय न्याय है ये इसका शासकीय एक ही बात है। तो ये क्या है, डायरेक्ट राजा के अंडर कंट्रोल काम करती हैं। राजा स्वयं इनमें प्रमुख न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहता था। पहले क्या था, राजा स्वयं फैसला सुनाता था, स्वयं क्या करता था, न्याय दिलाने का काम करता था। रुद्रदामा कि गिरनार अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि राजा ने स्वयं को न्याय करते समय अपना दाहिना हाथ उठाकर निर्णय सुनाया। इन सभाओं में केवल
गंभीर प्रकृति के विवाद जैसे भूमि विवाद, दाय, स्त्री धन, गंभीर अपराध, प्रशासनिक मामलों से जुड़े विवाद प्रस्तुत होते थे। तो मतलब राजा के समक्ष जो मुद्दे पेश किए जाते थे वो क्या थे? भूमि के विवाद हो गए, स्त्री से रिलेटेड हो गए, गंभीर जो मुद्दे थे वो जो प्रशासनिक मामलों से जुड़ी हुई थी चीज़ें वो प्रस्तुत होते थे। जो शासकीय सभाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, क्या खास बात थी उनमें? राजा से अपेक्षा रहती थी कि वह निष्पक्ष रहे, कि राजा निष्पक्ष रहकर फैसला दे। निर्णय धर्म, परंपरा, विधि के आधार पर किए जाएं। जो भी निर्णय ले वो क्या हो? धर्म को, परंपरा को और विधि को ध्यान में रखकर फैसले सुनाए जाएं। सभा में राजपुरोहित, अमात्य, मंत्रीगण और अन्य अधिकारी भी शामिल रहते थे। इसमें क्या है, जो फैसला देते थे ना राजा तब उनके साथ क्या रहते थे? राजपुरोहित, अमात्य, मंत्रीगण, अन्य अधिकारी भी शामिल रहते थे उनकी मदद करने के लिए। समय के साथ ये सभाएं राजसभा और बाद में राज दरबार के रूप में विकसित हो गई। धीरे धीरे इनका नाम चेंज हो गया पर काम वही रहा। राजाओं की शक्ति बढ़ने के साथ इन सभाओं को लोकतांत्रिक और निर्णयात्मक स्वरूप धीरे धीरे क्षीण हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया। सामाजिक न्याय सभाएं, स्वायत्त न्याय संस्थाएं, जो क्या है सामाजिक न्याय सभाएं क्या होती हैं? वैदिक साहित्य में कई प्रकार की स्वायत्त सामाजिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। सभा, समिति, श्रेणी, पुंग, संघ, वर्त्य, निगम आदि ये संस्थाएं स्थानीय समुदाय, व्यवसायिक समूहों के भीतर न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करती थी। मतलब ये क्या था, राजा के पास नहीं जाती थी, इंटरनल अपने मामले क्या थी उनको खत्म कर देती, वहीं अपना न्याय कर लेते थे। सामाजिक सभाओं की विशेषताएं क्या थी? ये शासन से पूर्णतः स्वतंत्र मानी जाती थी। ये मतलब स्वतंत्र थी, ये क्या थी, अपने आप इंडिपेंडेंट काम करती थी। ये आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, व्यवहारिक विवादों का निस्तारण करती थी। मुद्दे क्या थे? पैसे से लेन देन, धर्म से, सामाजिक, व्यवहारिक मुद्दों में अपने आप फैसला कर लेती थी। इनके सदस्य सत्य, धर्म और सदाचार के आधार पर निर्णय लेते थे। जो इनके सदस्य होते थे जो फैसला देते थे वो क्या किसके आधार पर देते थे? सत्य के आधार पर, जो सच बोल रहा हो, धर्म के आधार पर, सदाचार के आधार पर वो अपना फैसला सुनाते थे। सभा की शक्तियों को महाभारत में भी अत्यंत विशिष्ट बताया गया है। जो सभा की शक्तियाँ हैं उनको महाभारत में मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। अर्थवेद और रामायण में उल्लेख मिलता है कि सामाजिक न्याय संस्थाएं व्यापक विषयों पर निर्णय देती थी और राजा भी इनके बनाए नियमों का सम्मान करता था। मतलब क्या है कि लोकल जो कानून बना दिए उनका क्या राजा भी सम्मान करते थे। ये सभाएं स्थानीय स्तर पर न्याय और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने में अत्यंत प्रभावी थी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि हर मुद्दा राजा सोल्व नहीं कर सकता, वहाँ जाएंगे तो मुद्दे पेंडिंग रह जाएंगे। जैसे कि आज के दिन भारत में क्या हो रहा है कि आजकल इतने केस पेंडिंग है कि लोगों को न्याय नहीं मिला। न्याय मिला 40-50 एवरेज उनकी सॉल्यूशन की एवरेज ईयर है कि इतने साल में उनको मिलेगा। जज इतने कम है, वकील इतने कम है कि लोगों को फैसले नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए पहले का क्या था, ये बहुत इम्पैक्टिव था, बहुत असरदार था कि स्थानीय स्तर पर न्याय और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए ये सभाएं बहुत इंपॉर्टेंट थी। राजकीय न्यायालय क्या है? प्राचीन साहित्य स्रोतों में विभिन्न प्रकार के न्यायालयों का वर्णन कीजिए। तो राजकीय न्यायालय क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। प्राचीन भारतीय धर्मसूत्रों, स्मृति ग्रंथों, विधि शास्त्रों में न्याय निष्पादन के लिए न्यायालयों की स्थापना को आवश्यक और राजधर्म का अभिन्न अंग माना गया है। तो मतलब क्या है, प्राचीन भारत था उसमें क्या धर्मसूत्र, स्मृति जो ग्रंथ हो गए, विधि शास्त्रों में मतलब क्या है, तो न्याय बहुत ही जरूरी, अत्यंत इंपॉर्टेंट माना गया है कि भाई हाँ ये तो होना ही होना चाहिए, न्याय सही तरीके से होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसका राजधर्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है कि राजधर्म को बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी है। प्राचीन साहित्य में न्यायालयों के लिए अधिकरण, धर्मासन, धर्मस्थान, धर्माधिकरण जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। मृच्छकटिक में इन न्यायालयों को व्यवहार मंडप, अधिकरण मंडप कहा गया है, जबकि व्यवहार प्रकाश में वात्स्यायन मतानुसार न्यायालय को धर्माधिकरण कहा गया है, क्योंकि इन स्थानों पर न्याय का निर्णय धर्मशास्त्र और विधि नियमों के आधार पर किया जाता है। क्योंकि जो ये है ना, न्याय के जो स्थान है, ये निर्णय लिए जाते हैं जहाँ धर्मशास्त्रों में और विधि नियमों में, इनको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। और इनको क्या है, इनके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर माना ना न्याय करने का, वो क्या माना है, धर्म के आधार पर, जो विधि नियम है ना उन्हीं के आधार पर न्याय दिया जाता है। इन न्यायालयों के न्यायाधीशों को धर्माध्यक्ष, जो इनका न्यायाधीश होता है ना उनको धर्माध्यक्ष कहा जाता है। धर्मवेता, धर्मस्थ, धर्माधिकारी आदि उपाधि से संबोधित किया जाता था। इन पदों के लिए उच्च नैतिकता, सत्यनिष्ठा, शील, विधवता, प्रज्ञा और दक्षता अनिवार्य मानी गई। तो जो न्यायाधिकारी है ना उसके लिए क्या माना गया, वो
उस पद पर जाने के लिए कौन व्यक्ति एलिजिबल है। तो पहले तो ऐसी था नहीं कि भर्ती होती है भाई हाँ भर्ती दे एग्जाम ले लिया, नहीं। पहले क्या उसमें देखा जाता है नैतिकता है कि नहीं है, वो सत्यनिष्ठ है कि नहीं है, शीलवान है कि नहीं है, ज्ञानी है कि नहीं है, उसमें प्रज्ञा है कि नहीं है, वो दक्ष है कि नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ये क्वालिटीज देखकर उसको क्या है न्यायालय का न्यायाधीश घोषित किया जाता था, बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त न्याय प्रक्रिया में सहायक कर्मचारियों की भी नियुक्ति होती थी, जैसे धर्माधिकारी, प्राडविक, सभ्य, पुरोहित, ग्रामीणी, कायस्थ, पुष्टपाल, काष्ठक, दंडपाशिक, बलदर्शक आदि। राज्यसभा में यदि राजा उपस्थित न हो तो पुरोहित अध्यक्षता करता था। राजा जिस सिंहासन पर बैठकर न्याय करता था उसे धर्मासन कहा जाता था। मतलब जो जहाँ पर बैठकर इस फैसले का न्याय किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है उसकी, जहाँ पर राजा बैठता है तो उसको क्या बोलते हैं, धर्मासन। न्यायालयों के दो मुख्य प्रकार हैं, कौन कौन से हैं। एक तो है राज न्यायालय, यह सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी जहाँ राजा स्वयं प्रमुख न्यायाधीश के रूप में वादों का निस्तारण करता था। यह केंद्रीय न्यायालय पूरे राज्य की अंतिम अपील संस्था थी। इस न्यायालय के दो रूप थे, राजा की प्रत्यक्ष अध्यक्षता वाला न्यायालय, राजा स्वयं न्याय सुनाता था, यह सबसे उच्च न्यायाधिकरण था। गंभीर मामले क्या थे इसमें, हत्या हो, राजद्रोह हो, भूमि विवाद हो, दायदन हो आदि का निस्तारण यही करता था। मतलब क्या है कि जो ये राज न्यायालय है ना, इसके भी दो पार्ट हैं। राज न्यायालय तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया, इसमें भी क्या है जो राज्य बैठता है जहाँ, वो क्या है श्रेष्ठ, सबसे क्या है उच्च न्यायाधिकरण था। इसके बाद दूसरा कौन सा आ गया, राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश, जो राजा अपनी जगह दूसरे को बिठाता है कि भाई हाँ मैं तेरे को नियुक्त कर रहा हूँ, तू मेरे बिहाफ पे फैसले दे, ठीक है, वो मेरा माना जाएगा। जैसे कहीं पुलिस अधिकारी हो गए, फौज में हो गए, वो क्या करते हैं हर जगह कमांडर सीईओ ये साइन नहीं करते, वो क्या अपने बिहाफ में दूसरे अधिकारी को देते हैं, तो दूसरा अधिकारी उनके बिहाफ में साइन करता है या फैसले लेता है। द्वारा संचालित न्यायालय, जब राजा उपस्थित ना हो तो वह किसी योग्य शास्त्रज्ञ अमात्य को मुख्य न्यायाधीश बनाता है। सार्वविक धर्मशास्त्रों, आचार, लोक व्यवहार और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देता था। राज्य के विभिन्न विभागों ने अपने अलग अलग न्यायालय होते थे उनके, जहां विभागीय विवादों का निपटारा किया जाता था। समय के साथ साथ न्याय व्यवस्था में पक्षपात और भ्रष्टाचार उदाहरण भी साहित्य में मिले हैं। तो इसमें क्या है कि आज ले लो चाहे प्राचीन काल से ले लो, ऐसा नहीं है कि भाई 100% रेट है न्याय का कि बिना निष्पक्ष हो गए किसी ने न्याय दे दिया, सभी अपना पक्ष देखते हैं, तो निष्पक्ष हो गए कोई फैसला नहीं देता। इसके इतिहास में भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। पाद तारीख तक में न्यायालय में पुंग स्थिति तथा रिश्वतखोरी की आलोचना की गई है। मृच्छक कटिक में सरकार द्वारा न्यायाधीश को प्रभावित करने का प्रसंग है। मत विलास प्रहसन में न्यायालय कर्मचारियों के रिश्वत लेने के उदाहरण मिलते हैं। उपगुप्त के प्रसंग में साढ़ विभाग के सोते रहने और कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने के व्यंग्योक्ति है, मतलब हास्यवर्धक दिखाया गया है। मतलब क्या है कि इतिहास में भी भ्रष्टाचार और पक्षपात होता था, रिश्वत ली जाती थी। अगला देखते हैं दूसरा पार्ट कौन सा न्यायालय का, अन्य न्यायालय, स्थानीय और कार्य विशेष न्यायालय। बृहस्पति स्मृति के अनुसार न्यायालय 4 प्रकार के थे। प्रतिष्ठा, गांव एवं पूर्व स्तर के न्यायालय। अप्रतिष्ठा, छोटे स्थानीय न्यायालय। मुद्रिता, राजमुद्रा युक्त न्यायालय। शासिता, राजा द्वारा अध्यक्षीय न्यायालय। तो इसके अतिरिक्त क्या है, कुल हो गया, श्रेणी हो गया, पुग हो गया, गण हो गया। जैसी सामाजिक संस्थाओं के भी अपने अपने सीमित अधिकार वाले न्यायालय होते थे। इनके पर्सनल क्या थे, न्यायालय होते थे। कुल के हो गए, श्रेणी के हो गए, पुग के हो गए, गण के हो गए। और इसमें दूसरे प्रकार का न्यायालय कौन सा है, अन्य न्यायालय, जिसमें क्या है लोकल लेवल के जो न्यायालय है, गांव ग्राम स्तर नगर स्तर पर जो है, जो राजा के अतिरिक्त हैं उसके, इनको है, इनका क्या क्या नाम है, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा, मुद्रिता, शासिता। तो इनको देख लीजिएगा एक बार थोड़ा ध्यान से। अर्थशास्त्र में वर्णित राजकीय न्यायालय, कटक शोधन न्यायालय का वर्णन कीजिए। तो जो अर्थशास्त्र में वर्णित है राजकीय न्यायालय, उसके बारे में देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अंत तक बने रहे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था का एक सुविस्तृत और व्यवहारिक ग्रंथ है, जिसने न केवल न्यायिक सिद्धांतों को स्पष्ट किया है बल्कि दंड नीति का इतना संगठित स्वरूप प्रस्तुत किया है कि वह लोक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला बन गया है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना, प्राचीन भारत का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ ग्रंथ है,
जिसमें क्या है, अर्थशास्त्र जो अपना सरकार को चलाने के लिए जो इम्पोर्टेंट राजनीति है, राजनीतिक विज्ञान है, उसके लिए बहुत ही अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे फैक्टर दिए गए हैं, जिसमें क्या है हम न्याय व्यवस्था भी देखने को मिलती है। तो उसमें क्या है, हम देखेंगे कि जो सिद्धांत स्पष्ट किए है ना, उसमें दंड नीति को इतना संगठित स्वरूप प्रदान कर दिया कि वह लोक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला बन गया कि उसको जो पाप करे उसको दंड दो, वरना क्या है प्रजा सही चलेगी ही नहीं। चाहे वो राजा हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कोई हो, सबको दंड का प्रावधान रखा गया है। कौटिल्य ने विधि के 4 स्रोत बताए हैं। पहला कौन सा है, धर्म, जो शास्त्रीय नियमों के आधार पर है। व्यवहार, साक्ष्य व न्याय प्रक्रिया। तो जो व्यवहार है ना, वो ये जो आप पढ़ रहे हो नॉर्मल वाला व्यवहार नहीं है। जो न्याय प्रक्रिया है ना, इसको इन्होंने व्यवहार बोला है। तो आपस में इंटरचेंज है, आगे एक चैप्टर भी आएगा व्यवहार, तो इसका क्या है, न्याय प्रक्रिया से रिलेशन है। चरित्र, आचार, परंपरा। अगला है राज्य अनुशासन, जो राजज्ञ है उसके बारे में। इन्हीं के आधार पर उन्होंने 2 प्रमुख न्यायालय स्थापित किए। पहला कौन सा किया, धर्मस्थलीय व्यवहार न्यायालय। यह कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित एक नवीन व्यवस्था थी जो आधुनिक दीवानी अदालत की समानता रखती है। धर्मस्थलीय न्यायालय में 3 धर्मस्थ न्यायाधीश, 3 न्यायाधीश हो गए, 3 अमात्य हो गए, और इसमें 1 प्रधान न्यायाधीश व्यवहारिक हो गया। ये क्या करते थे, एक कोर्ट में बैठते थे और न्याय प्रदान करते थे। व्यवहार का अर्थ क्या है, कात्यायन के अनुसार व्यवहार क्या है, विविध संदेहों का निर्माण करने वाली न्यायिक प्रक्रिया। मतलब अर्थ क्या हो गया, न्यायिक प्रक्रिया। व्यवहार का अर्थ हो गया न्यायिक प्रक्रिया। और दूसरा क्या है, धर्मस्थलीय न्यायालय किन मामलों की सुनवाई करता था, विवाह संबंधी विवाद, स्त्री धन, दाय संबंधी मामले, भूमि, खेत, जलाशय, सेतुबंध और आदि विवाद के बारे में, ऋण संबंधी प्रकरण हो, क्रय विक्रय विवाद हो, मानहानि हो, मारपीट हो, आचरण हो, चोरी डकैती हो, के मामले क्या हैं, इसके दायरे में आते हैं। इस प्रकार धर्मस्थलीय न्यायालय समाज में व्यवस्था और परस्पर व्यवहार को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार हमने क्या देखा इसमें, जो धर्मस्थलीय न्यायालय है पहला पार्ट है, इसके बारे में इसकी विशेषता देखी और किस किस एरिया क्षेत्र में काम करता है वो देखा। अगला देखते हैं कंटक शोधन न्यायालय, मतलब आपराधिक न्यायालय, जो अपराध के इसके अंदर जो अपराध आते हैं उसमें ये फैसले सुनाता है। कौटिल्य द्वारा निर्मित यह न्यायालय आधुनिक अर्थ में आपराधिक न्यायालय के समान था। कंटक का अर्थ है कांटे, ठीक है। इसमें हो गया कंटक शोधन, तो मतलब उसका कांटे को हटाने वाला, मतलब पाप और जो अन्याय हुआ ना उसको हटाने वाला, तो कंटक शोधन न्यायालय इसका नाम दिया गया है। समाज राज्य सुरक्षा के लिए हानिकारक व्यक्ति या तत्व, इसका अर्थ हो गया ये, जो कि कांटे मान लो या कोई मतलब द्वेष मान लो, या जो व्यक्ति या विशेष होता है वो क्या है, जो सुरक्षा समाज राज्य के लिए खतरा हो उसको बोलते हैं कंटक। इसलिए कंटक शोधन न्यायालय का मूल कार्य समाज में ऐसे अपराधियों से मुक्त कराना था। इस न्यायालय में 3 न्यायाधीश बैठते थे, जिसे क्या बोलते थे, प्रदेष्टा। 3 अमात्य बैठते थे जो न्याय प्रदान करते थे। इसका मुख्य कार्य क्या था, हत्या, डकैती, राजद्रोह जैसे गंभीर अपराधों की ये जांच करते थे। राज कर्मचारियों एवं न्यायाधीशों की अनियमितताओं पर नियंत्रण करते थे। जो ये राज कर्मचारी हो गए ना और न्यायाधीश हो गए, उन पर नियंत्रण रखते थे। रिश्वत होगी, धोखाधड़ी होगी, भ्रष्टाचार पर कठोर दंड देते थे। समाज विरोधी व्यक्तियों को दंडित करते थे। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। प्रशासनिक अधिकारियों पर निगरानी रखते थे। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह न्यायालय उसी समय की नई आवश्यकताओं के लिए स्थापित एक विशेष न्यायिक संस्था थी जो तुरंत निर्णय देने में सक्षम थी। मतलब ये इतनी सुदृढ़ थी ना कि हाथों हाथ इसके फैसले आते थे, एकदम एग्जैक्ट फैसले लेती थी। कौटिल्य की दंड नीति पर मतलब ध्यान देते हैं हम, क्या है, कौटिल्य ने अपराधों के विरुद्ध अत्यंत कठोर दंड निर्धारित किए, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन के पहले बता दिया था। चोरी से सुरक्षा, चोरी सिद्ध होने पर कठोर दंड है। निरपराध को दंड देने वाले अधिकारी को प्रथम साहस दंड दिया जाएगा। जो अधिकारी दंड देते हैं, जो झूठा दंड देते हैं, झूठे केस में फंसाते हैं, उन्हें क्या है, प्रथम साहस दंड दिया जाएगा। चोरी छिपाने वाले को भी समान दंड दिया जाएगा। खजाना लूटने वाले को आजीवन कारावास दिया जाएगा। गर्भवती एवं प्रसूता को दंड से छूट दी गई है। इसमें खान से चोरी पर प्राणदंड दिया जाएगा। ब्राह्मण के लिए अपमानजनक चिन्ह बनाकर निर्वासन किया जाएगा। उसके माथे पे कुछ गधा, गाय, भैंस करके छोड़ दिए जाएंगे, परंतु उसको मृत्युदंड तो नहीं दिया जाता है। व्यापारिक धांधली पर दंड, जो व्यापारिक धोखाधड़ी होता है ना उस पर है ये। नकली तराजू या कम तौल पर आर्थिक दंड देते थे। घटिया वस्तु को श्रेष्ठ बताकर बेचने पर जो उसकी मूल्य है उसका 8 गुना उसका दंड लगाते थे। वस्तु रोककर कृत्रिम महंगाई फैलाने वालों पर 1000 पण दंड लगाया जाता था।
घरेलू एवं विदेशी वस्तुओं में अनुचित लाभ पर भी दंड है। जो मतलब घर की चीज़ें हैं, जो विदेशी वस्तु है उसमें अनुचित लाभ मतलब अनाप शनाप पैसा कमाना भी क्या है, ये दंड के अंदर आता है। भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या दंड होगा? अनधिकृत आदेश जारी करने पर मृत्युदंड हो गया, और कारागार से भागने पर वरिष्ठता के अनुसार दंड दिया जाता है। पद के दुरुपयोग पर साहस दंड 3 स्तर के होते हैं, वो दिया जाता है। कौटिल्य की यह दंड नीति अपराध निवारण का एक सुदृढ़ उदाहरण थी, जिसने समाज में सुरक्षा और कानून प्रभाव स्थापित किया। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया, जिसको हमने क्वेश्चन आंसर की मदद से कंप्लीट किया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको इग्नू से जुड़े कोई भी सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, उसकी PDF हम नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने पर दे देंगे, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो एग्जाम नोट और गेस्ट पेपर हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय